पढ़ने वाले हैं अकबरकालीन झारखंड। अकबरकालीन झारखंड कैसा था उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर के काल में झारखंड कैसा था देखते हैं। ठीक, या फिर अकबर ने झारखंड को अपने शासन के अंतर्गत लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट अकबर को जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। वह तीसरा मुगल सम्राट था। ये तीसरा जो अकबर है वो तीसरा मुगल सम्राट था। पहला कौन था? बाबर। दूसरा कौन था? हुमायूं, जो अकबर का पिता था। और तीसरा कौन था? अकबर। ठीक है, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया अकबर दिल्ली में। ठीक है, अकबर मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था। ठीक, अकबरकालीन झारखंड को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। अब किन किन भागों में झारखंड को विभाजित करके देखा जा सकता है, चलिए देखते हैं। अकबर के समय में झारखंड को दो भागों में बांट के हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, पहला है हमारा अकबर के विरोधी अफगानों का काल। ठीक, अकबर के विरोधी अफगानों का काल मतलब अफगानों के समय को हम देख सकते हैं। ये पूर्वार्ध काल था। पूर्वार्ध काल में क्या कितने से कितने ईस्वी तक का है? 1556 से 1576। ठीक है, मतलब अकबर के शुरुआती कालों में अफगानों का दमन किया गया था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का काल। ये उत्तरार्ध काल था। कितने से कितने ईस्वी तक है? 1576 से लेकर 1605 तक। ठीक है, अकबर की मृत्यु तक का है। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंशों में मतलब अकबर ने कैसे उन लोगों के साथ तालमेल किया या उन लोगों के साथ कैसे युद्ध किया और उन क्षेत्र को अपने अंतर्गत कर लिया, उस चीज़ को देखना है। ठीक, चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, अफगानों का दमन। अफगानों का दमन कैसे हुआ? 1556 से 1576। ठीक है, देखते हैं अफगानों का दमन कैसे हुआ था। अकबर ने अनेक अभियानों में झारखंड का उपयोग किया था। ठीक, अकबर ने बहुत सारे अभियानों में ना झारखंड का उपयोग किया था। ठीक है, अकबर विरोधी अफगानों में गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद एवं मतलब अकबर के विरोधी अफगानों में गाजी शामिल था, हाजी बंधु शामिल था, जुनैद शामिल था, बयाजिद थे। जो ये सब जो अफगानी थे वो प्रमुख थे। ठीक है, अकबर के विरोधी में। ठीक, इन अफगानियों ने अकबर के विरुद्ध झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया था। टकरोई की लड़ाई 3 मार्च 1575 ईस्वी के बाद जुनैद कर्रानी झारखंड के रास्ते बिहार भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में जुनैद ने रामपुर मतलब वर्तमान का रामगढ़, ठीक है, रामपुर जो है वो क्या है? वर्तमान का रामगढ़ है, नामक पहाड़ी में शरण लिया। मुगल फौजी पीछा करते हुए रामपुर पहुंची और रामपुर में जुनैद पराजित हो गया। मतलब मुगल फौज और जुनैद के बीच में वहाँ युद्ध होता है जिसमें जुनैद पराजित होता है और इस प्रकार 1576 ईस्वी तक सभी अफगान पराजित हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इस तरह से झारखंड जो था वो झारखंड में जो था अफगानियों का दमन हो जाता है और अकबर जो है आसानी से घुस पाता है। ठीक, हमारा दूसरा क्या है? झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश 1576 से 1605 तक का देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर खास का नागवंश। मतलब छोटा नागपुर खास का जो नागवंश था, उन छोटा नागपुर में वो कैसे घुसता है, नागवंशों के साथ कैसे मतलब संबंध स्थापित करता है, उस चीज़ को देखते हैं। अकबर के शासन काल में नागवंशी शासक मधुकर्ण शाह जिसे मधु सिंह भी कहते हैं, उसकी राजधानी कोकरा या खुखरा थी। ठीक है, अकबर कोकरा पर नियंत्रण करना चाहता था। इसके 3 प्रमुख कारण थे। देखते हैं इसके क्या क्या कारण थे। ठीक, पहला कारण क्या है? सामरिक कारण। दूसरा क्या है? राजनीतिक कारण। तीसरा क्या है? आर्थिक कारण। अब इसको हम डील करते हैं। सामरिक कारण में क्या था उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है,
सामरिक कारण। अकबर जानता था कि अफगानों ने अकबर के विरुद्ध और शेरशाह ने उसके पिता हुमायूं के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, इसलिए वह वहां नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ठीक, मतलब अकबर को पता था ना कि जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें ना उसके विरुद्ध अफगानों ने अफगानों ने झारखंड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, और उसके पिता के विरुद्ध शेरशाह भी जो था वो झारखंड क्षेत्र को उपयोग किया हुआ रहता है। तो वो चाहता है ना कि मतलब झारखंड को मैं अपने नियंत्रण में ले आऊं ताकि झारखंड के वासी मेरे हो जाएं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, राजनीतिक कारण। अकबर विस्तारवादी था और वह खुखरा को अपने साम्राज्य के दायरे में लाना चाहता था। ठीक, अकबर जो था वो विस्तारवादी था, वो खुखरा को अपने साम्राज्य के दायरे में लाना चाहता था। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखते हैं। खुखरा की आर्थिक समृद्धि की जानकारी अकबर तक पहुंच गई थी। खुखरा की शंख नदी में, मतलब खुखरा की जो शंख नदी थी उस मिलने वाले हीरो ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, मतलब जो इसका आर्थिक कारण क्या था कि जो शंख नदी वहाँ से बही थी ना उसमें हीरे मिल रहे थे, तो उसी चीज़ ने ना अकबर का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था खुखरा की ओर। ठीक है, अकबर ने 1785 ईस्वी में शहबाज खां कम्बू को खुखरा के नागवंशी राजा मधुकर्ण शाह पर आक्रमण के लिए भेजा। फलता युद्ध में मधुकर्ण शाह पराजित हुआ और सालाना कर देना स्वीकार किया। ठीक, मधुकर्ण शाह को बंदी बनाकर मुगल दरबार भेजा गया था, जहां उनकी शारीरिक क्षमता और विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे स्वतंत्र कर खुखरा वापस भेज दिया। इस प्रकार से खुखरा पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, मानभूम जिसे आज का धनबाद बोला जाता है, और हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। यह क्षेत्र अकबर के समय में ही मुगलों के संपर्क में आया था। मतलब ये जो हजारीबाग और मानभूम का क्षेत्र है वो अकबर के समय में ही मुगलों के संपर्क में आया था। 1590 से 91 ईस्वी में राजा मान सिंह मीदनापुर जाते हुए मानभूम से गुजरा। उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पंचेत का किला भी इसी समय निर्मित हुआ था। ठीक, अबुल फजल की रचना आईन अकबरी के अनुसार हजारीबाग के छह और चंपा परगना बिहार सूबे मतलब प्रांत में शामिल था। इस बिहार सूबे से सालाना मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। ठीक है, मतलब हजारीबाग के मतलब 6 और चंपा परगना था, जहाँ मतलब वो बिहार का सूबा था, पहले प्रांत ही था, तो उससे ना 15,500 सालाना कर लिया जाता था मुगल शासकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पलामू का चेरो वंश। 16वीं सदी में भागवत राय द्वारा चेरो वंश की स्थापना की गई थी। 1589 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। मान सिंह पटना को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़कर पलामू की ओर चल दिया। ठीक, उसके बाद क्या मतलब जो चेरो वंश है उसकी स्थापना भागवत राय ने की थी। ठीक है, मानसिंह जो रहता है वो उसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, लेकिन मानसिंह क्या करता है कि अपने पुत्र की देखरेख में मतलब पटना को छोड़कर और पलामू की ओर चल देता है पलामू को जीतने के लिए। ठीक है, 1590 ईस्वी में पलामू का राजा भागवत राय पर आक्रमण किया। ठीक, चेरो ने इसे रोकने का असफल प्रयास किया, किंतु चेरो पराजित हो गए और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मानसिंह को पलामू के लूट के माल से 54 हाथी भी प्राप्त हुआ था, जिसे उसने मुगल दरबार पहुंचा दिया था। भागवत राय को पलामू का राजा बना रहने दिया गया, लेकिन वहां एक मुगल फौज रख दी गई
जो मानसिंह था ना, वो भागवत राय जो था वो कौन था, चेरो राजवंश का संस्थापक था, उस पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। और फिर जो चेरो वंश के शासक रहते हैं, फौजी रहते हैं, सेनाएं रहते हैं, वो इससे मतलब अकबर की सेनाओं से लड़ने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो असफल हो जाते, वो पराजित हो जाते। जिसके बाद भागवत राय जो रहते हैं वो मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भागवत राय को ना पलामू का राजा बना ही रहने दिया जाता है, उसे वहाँ से हटाया नहीं जाता है। लेकिन उसके बदले में क्या किया जाता है कि उसकी जो राज दरबार रहती है वहाँ पे उसे ना वहाँ पे ना अपनी फौजी को, अपनी सेनाओं को मुगल दरबार जो रहता है वो वहाँ रख देता है, ठीक है। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु से फैली गड़बड़ी का चेरों ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मुगल फौज को मार भगाया और अपनी स्वतंत्र सत्ता पुनः स्थापित कर ली, ठीक है। लेकिन जब 1605 ईस्वी में ना मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर से ना जो ये चेरो वंश रहते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो जो रहते हैं मुगल सत्ता के मतलब मुगलों के अंतर्गत से खुद को आज़ाद कर लेते हैं। जो उनकी वहाँ पे उन जो सेनाएं रखी गई थी, उन सेनाओं को भी वो मार भगाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंहभूम का सिंह वंश। खूखरा, मानभूम व हजारीबाग तथा पलामू की भांति सिंहभूम से भी मुगलों का संपर्क अकबर के समय में स्थापित हुआ। वर्ष 1592 के उड़ीसा अभियान के समय राजा मानसिंह सिंहभूम से होकर गुजरा। पोरहाट के तत्कालीन सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और वह राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया, ठीक है। जो ये सिंहभूम का राजा था रंजीत सिंह, वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और जो मानसिंह रहता है उसके अंगरक्षक के दल में शामिल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।